हाय फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम 6th सेम के सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सेकंड चैप्टर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क FASB एंड IASB करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऐसे कंसेप्ट्स प्रोवाइड करता है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऐसी थ्योरी है जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जिसकी हेल्प से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। यह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग को ऐसा स्ट्रक्चर और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अनबायस्ड प्रेजेंटेशन की जाती है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पर्पस इसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इकोनॉमिक डिसीजंस मेकिंग के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इससे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारी इसमें हेल्प करता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इंक्लूड किया जाए, ट्रांजैक्शन को किस तरह यानी कि हिस्टोरिकल वैल्यू या करंट वैल्यू में मेज़र किया जाए, इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट और रिलायबल बनाने के लिए किन पॉइंट्स को माइंड में रखा जाए और इंफॉर्मेशन को यूज़र्स के सामने किस तरह प्रेजेंट किया जाए ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत सारे अकाउंटिंग इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ की न्यू स्टैंडर्ड्स डेवलप करने और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स को रिव्यू करने में हेल्प करता है। यह उनकी हेल्प बहुत से अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इश्यूज़ को सॉल्व करके करता है। एक एग्रीड अपॉन यानी कि जिससे सभी सहमत हो ऐसे फ्रेमवर्क को यूज़ करने से स्टैंडर्ड सेटिंग डिसीजंस में पर्सनल बायसेस का इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो जाता है। ऐसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की गाइडेंस के बिना स्टैंडर्ड सेटिंग डिफ़िकल्ट और डिफरेंट हो जाएगी। ऐसे में इसका बोर्ड के इंडिविजुअल मेंबर्स के पर्सनल फ्रेमवर्क पे बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, इस फ्रेमवर्क से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंटरनल कंसिस्टेंसी आ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग को डायरेक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जब कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्रेडिबिलिटी एनहेंस हो जाती है। यह फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में हेल्प करता है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपेयरर्स और यूज़र्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेनिफिट होता है। सिक्स्थ पॉइंट, यह फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स की उस इंफॉर्मेशन और उसकी लिमिटेशंस को अच्छे से समझने में हेल्प करता है। सेवंथ पॉइंट, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कई तरह की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने में हेल्प करता है। जब इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं होते या प्रेजेंट नहीं होते, इसी तरह ऑडिटर्स भी किसी तरह के कन्फ्लिक्ट के केस में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे डिपेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। पहली कंसेप्ट स्टेटमेंट FASB के द्वारा 1978 में इशू की गई। FASB की लीड को फॉलो करते हुए बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड सेटर्स ने उनके फ्रेमवर्क्स को डेवलप किया है। कनाडा और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी IASC, जिसे अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड IASB कहते हैं, यह ऐसा करने वाले पहले थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK ने भी इसे फॉलो किया। उनके फ्रेमवर्क FASB की तरह इस ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड थे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को उनके इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होगी।
यह डिफरेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स दूर दूर डेवलप हुए हैं बट नॉर्मली एक जैसे हैं। ये एफएएसबी के फ्रेमवर्क जैसे आइडेंटिकल नहीं है। एफएएसबी का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट्स की सीरीज में डेवलप हुआ है, जबकि आईएएसबी का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए डेवलप हुआ। फ्यूचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के साउंड फाउंडेशन प्रोवाइड करने के लिए आईएएसबी और एफएएसबी ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि कॉमन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड आईएएसबी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड फ्रेमवर्क को एक्सटर्नल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन और प्रेपरेशन के लिए कंसेप्ट सेटअप करने के लिए बनाया गया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में यह फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एप्लीकेबिलिटी इस फ्रेमवर्क में जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं जिन्हें एनुअली प्रिपेयर किया जाता है ताकि ये यूज़र्स की कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल कर सके। इनमें स्पेशल पर्पस रिपोर्ट्स जैसे प्रोस्पेक्टस और टैक्स कंप्यूटेशंस इंक्लूड नहीं होती। यह फ्रेमवर्क सभी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस पे अप्लाई होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आईएएसबी एंड एफएएसबी कॉमन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टर्म को रिस्पेक्टिवली जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहा गया है। इस फ्रेमवर्क में 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। चैप्टर 1 जो कि जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स के साथ डील करता है, और जो दूसरा चैप्टर है वो है चैप्टर 3 जो कि यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्वालिटेटिव फीचर्स के साथ डील करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए फाउंडेशन सेट करना है। जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स स्टेटमेंट में बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में उसके एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल वो होते हैं जो कि उस एंटिटी में या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हों, लेंडर्स या बाकी क्रेडिटर्स को उनके डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट, एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और क्रेडिटर्स को उनके किसी एंटिटी के लिए फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज के प्रोस्पेक्टस को असेस करने में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट, कई यूज़र्स किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली असेस नहीं कर पाते, इसलिए वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उनके एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती जिसकी उन्हें ज़रूरत हो, इसलिए उन्हें वो इंफॉर्मेशन दूसरे सोर्सेस से गैदर करनी पड़ती है। जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग एंटिटी की वैल्यू को शो करने के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती, यह तो सिर्फ एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, लेंडर्स और बाकी क्रेडिटर्स को एंटिटी की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए हेल्प करती हैं। Our next topic is qualitative features of useful financial information. इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो कि एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जिसके बेसिस पे वो रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में उसके डिसीजंस लेते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में 2 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताए गए हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं, जो कि हैं फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स और सेकंड पॉइंट एनहेंसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स। पहली टाइप के फीचर्स हैं फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स। फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स में रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड है। रेलेवेंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स के द्वारा लिए गए डिसीजंस में डिफरेंस करने के लिए कैपेबल होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजंस में डिफरेंस कर सकती है अगर उनकी प्रेडिक्टिव वैल्यू हो या कन्फर्मेटरी वैल्यू हो या दोनों वैल्यूज़ हो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेडिक्टिव होगी अगर उसे यूजर्स के द्वारा उनके फ्यूचर आउटकम्स के लिए ऐसा इनपुट यूज़ किया जा सकता हो, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कन्फर्मेटरी वैल्यू तब होगी अगर उसे प्रीवियस इवैल्यूएशंस के बारे में फीडबैक प्रोवाइड कर सके। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की प्रेडिक्टिव वैल्यू और कन्फर्मेटरी वैल्यू इंटर रिलेटेड होती हैं। जिस इंफॉर्मेशन की प्रेडिक्टिव वैल्यू हो उसकी कन्फर्मेटरी वैल्यू भी ऑब्वियसली होगी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इकोनॉमिक फिनोमिना यानी कि इवेंट्स को वर्ड्स और नंबर्स में रिप्रेजेंट करती हैं। यूज़फुल होने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सिर्फ रेलेवेंट होना ज़रूरी नहीं है, उसका फेथफुली रिप्रेजेंट किया जाना भी ज़रूरी है। परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में मेनली 3 फीचर्स होने चाहिए जो कि कंप्लीट, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है जो कि यूज़र को रिप्रेजेंटेड डेटा समझने में हेल्प करे। इसमें सभी ज़रूरी डिस्क्रिप्शंस और एक्सप्लेनेशंस इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट पॉइंट न्यूट्रल प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को विदाउट बायस रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट या चेंज नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब सभी रिस्पेक्ट्स में एक्यूरेट होना नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स पे कुछ डिसीजंस एस्टिमेट्स के बेसिस पे लिए जाते हैं। अगर परफेक्टली एक्यूरेट पॉसिबल नहीं है तो उनकी एक्यूरेसी को ज़रूर अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके, और एरर्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमारी सेकंड टाइप ऑफ फीचर्स हैं एनहेंसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स। रेलिवेंट और फेथफुली रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन की यूज़फुलनेस को कंपैरेबिलिटी, वेरिफिकेबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी क्वालिटेटिव फीचर्स के द्वारा एनहेंस किया जा सकता है। अब ये फीचर्स कौन से होते हैं? पहला है कंपैरेबिलिटी। यूजर्स के डिसीजंस में डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट सिलेक्शन करना इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट होल्ड करना या सेल करना, या रिपोर्टिंग एंटिटी में इन्वेस्ट करना या किसी और एंटिटी में। यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी की इंफॉर्मेशन यूज़फुल होगी अगर उसे दूसरी एंटिटीज़ की सिमिलर इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाए। कंपैरेबिलिटी एक क्वालिटेटिव फीचर्स है जिससे यूज़र्स आइटम्स में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। दूसरे क्वालिटेटिव फीचर्स की तरह कंपैरेबिलिटी सिर्फ सिंगल आइटम के साथ रिलेटेड नहीं होती। इसके लिए एटलीस्ट 2 आइटम्स होने चाहिए, तभी तो उन्हें कंपेयर किया जाएगा ना। कंपैरेबिलिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं होते। इंफॉर्मेशन के कंपैरेबल होने के लिए एक जैसे थिंग्स का एक जैसा होना और डिफरेंट थिंग्स का डिफरेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी यूज़र्स को यह अश्योर करने में हेल्प करती है कि इंफॉर्मेशन का फेथफुली रिप्रेजेंटेशन किया गया है। वेरिफिकेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट वेरिफिकेशन में किसी अमाउंट को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैश को काउंट कर लेना
इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन में इनपुट्स को किसी मेथड फॉर्मूला से चेक किया जाता है और आउटपुट्स को सेम मेथड से रिकैलकुलेट किया जाता है। कुछ एक्सप्लेनेशंस को और फॉरवर्डेड लुकिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे फ्यूचर पीरियड तक पता ना लगाया जा सके, उनको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता। यूज़र्स की यह डिसाइड करने में हेल्प करने के लिए कि उन्हें यह इंफॉर्मेशन यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए अंडरलाइंग अजम्पशंस को डिस्क्लोज किया जा सकता है। टाइमलीनेस मीन्स डिसीजन मेकर्स को टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस हों। नॉर्मली जितनी पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है वो उतनी ही कम यूज़फुल होती है। कुछ यूज़र्स को ट्रेंड आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए टाइमलीनेस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन को क्लियरली और कंसाइसली क्लासिफाई, करैक्टराइज और प्रेजेंट करना ही उसे अंडरस्टैंडेबल बना देता है। कुछ इन्फॉर्मेशंस कम्प्लेक्स होती है और उन्हें अंडरस्टैंड करना इजी नहीं होता। ऐसी इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल रिपोर्ट से एक्सक्लूड करने से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सकता है। एनहेंसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स को जहाँ तक हो सके अप्लाई करना चाहिए, बट अगर इन्फॉर्मेशन का फेथफुली रिप्रेजेंटेशन ना किया गया हो तो क्वालिटेटिव फीचर्स को अप्लाई करना भी यूज़फुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूज़फुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इंफॉर्मेशन में कॉस्ट एक लिमिटेशन हो सकती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग से कॉस्ट होती है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग के बेनिफिट से कॉस्ट जस्टिफाई हो जाए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रोवाइडर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रोसेस, वेरीफाई करने में उनके ज़्यादातर एफर्ट्स लगा देते हैं, बट यूज़र्स को उस कॉस्ट को बियर करने के लिए उनकी रिटर्न्स या इनकम यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर नीडेड इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड हो रही हो तो उन यूज़र्स को वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए एडिशनल कॉस्ट करनी पड़ेगी। फेथफुली रिप्रेजेंटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग से यूज़र्स की और भी कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस लेने में हेल्प होती है, जिससे कैपिटल मार्केट्स और भी एफिशिएंटली फंक्शन कर पाती हैं और इकोनॉमी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिड्यूस हो जाती है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा की गई कॉस्ट की असेसमेंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पर्टिकुलर आइटम्स की रिपोर्टिंग के बेनिफिट भी डिफरेंट होंगे। ये डिफरेंसेस एंटिटीज़ के साइजेस, कैपिटल रेज करने के डिफरेंट वेज, डिफरेंट यूजर्स की नीड्स या कोई दूसरे फीचर्स की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और इसके PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।